नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क को। मैं आपका होस्ट आमिर सुहेल खान दर्शकों एक बार फिर से स्वागत करता हूं द अर्थ न्यूज़ के लाइव में। रियासत की सियासत की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, सूबाई जम्मू की बात की जाए तो लगातार रियासत को लेकर अलग अलग जो सुर्खियों में बने हुए कुछ लोग हैं जो सियासत की बातें करते तो ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए सियासत की तो सियासत में कहीं ऐसे भी पहलू हैं जिन तक पहुँचना और जिनको समझाना एक इंसान के लिए लाजमी ही कतई तौर पर वो मुश्किल बन जाता है। जबकि वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्फाज कुछ और बयान करते हैं और बयानबाजी कुछ और बयान करती है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनकी एक रैली हुई थी, आप लोग बेखूबी वाकिफ़ हैं। 28 तारीख को वो रैली रियासत जम्मू कश्मीर सूबा जम्मू के अखनूर, दोमनी, रायपुर, दोमाना में हुई थी। नज़र आई कुछ ऐसे अल्फाज जो रोडों पर लिखे हुए थे, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये भी कहने की कोशिश करवाई कि जो हमारा चौकीदार है वो चोर है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चोरी कर रहा है। और आपने मेरा कैप्शन पढ़ लिया होगा जिस तरह से मेरे साथ आज इस खास बातचीत पे रकीक अहमद खान जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं NSUI के, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के, वो जुड़ चुके हैं। रकीक जी, सबसे पहले स्वागत है अर्थ न्यूज़ में। नमस्ते। रकीक जी, क्या नौबत आ पड़ी थी कि जो आपने ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, चौकीदार चोर है, और ये सब क्या आप दिखाना चाहते थे? देखिए, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि वो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो वो रोजगार हमें नहीं मिला। पहली बात, इसलिए चौकीदार चोर है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने बड़े वादे किए थे उनमें कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के हर एक उस आदमी के लिए जिसने कहीं ना कहीं इनसे कोई उम्मीद रखी थी, जो इनके पिछले झूठे और खोखले वादों में फंस गया था, वो आज हर शख्स, मैं ही नहीं, जम्मू कश्मीर का हर शख्स ये कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपने जो ये बयानबाजी की है कि चौकीदार चोर है, जिस तरह से आप बीते हुए पलों की और बीती हुई सरकार की जो 5 साल रह चुकी है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, बीजेपी की अगर बात की जाए, उन्होंने जो काम काज किया आप उससे सहमत नहीं हो कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि कितना फ़र्क किया है और कितनी कमी पेशी अभी भी और इस वक्त में भी है? काम तो हुआ नहीं, कुछ भी, कोई भी काम नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के युवाओं को SRO 202 का जो इन्होंने जहर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिया, उससे कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर का नौजवान आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का तुगलक फरमान दिया, आज उस तुगलक फरमान की वजह से जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का युवा परेशान है। आपने मुझे पूछा कि आपने ये क्यों लिखा चौकीदार चोर है, तो उसका जवाब ये है कि चौकीदार चोर इसलिए लिखा क्योंकि उसने 2 करोड़ जो रोजगार देने का वादा किया था वो वादा नहीं पूरा किया। उसके बाद चौकीदार चोर इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, तो वो नहीं डाले, इसलिए चौकीदार चोर है। उसने एक जियो इंस्टीट्यूट जिसका अभी कोई वजूद नहीं, जिसका अभी कोई बिल्डिंग नहीं, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर के सारे इंस्टीट्यूट्स को अगर वो 1000 करोड़ रुपए मिलता तो क्या जम्मू कश्मीर में तालीम का सुधार नहीं होता? क्या तालीम निज़ाम कितना बढ़िया हो जाता? चौकीदार इसलिए चोर है कि पिछले टेन्यूर में गुज्जर बकरवाल हॉस्टल, आज की बिल्डिंग आज भी रेंट पे है, उनके लिए बिल्डिंग नहीं बनवाई गई। 22,000 बच्चा जो कांग्रेस के टेन्यूर में प्रधानमंत्री स्कॉलर स्कीम के तहत तालीम हासिल करता था, वो 22,000 करोड़, वो 22,000 बच्चे को आज कहीं ना कहीं दरपदार होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है, इसलिए चौकीदार चोर है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चौकीदार चोर है। कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोला गया इनकी सरकार में, इसलिए चौकीदार चोर है। चौकीदार इसलिए चोर है क्योंकि उसके ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिस से रफाइल की फाइल गुम हो जाती है, इसलिए चौकीदार चोर है। क्या आपके परिवार में किसी एक को नौकरी मिली, इसलिए चौकीदार चोर है क्योंकि नहीं मिली। उसने अपने चुनाव में यह वादा किया था कि जो जरूरी चीजें हैं जैसे दाल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल,
तो वो सारी चीजों के दाम दुगने हो गए, इसलिए चौकीदार चोर है। इन्होंने तो पिछली बार ये वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के रेट 40 रुपए तक आ जाएंगे, 40 रुपए से कम आ जाएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। आज 74 रुपए 75 रुपए पेट्रोल है, तो इसलिए प्रधानमंत्री चोर है, इसलिए चौकीदार चोर है। ऐसी क्या आन आ पहुंची थी कांग्रेस के ऊपर की, क्या कांग्रेस की कमर टूट चुकी थी जो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की? कहीं ना कहीं कम्युनल फोर्सेस की बात की जाती है, हमेशा आए रोज सुर्खियों में बनी रहती है। क्या पीडीपी और एनसी की तरफ से नहीं होती थी कम्युनल फोर्सेस, जबकि हमेशा और हमेशा जो हमारे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो सुर्खियों में बने रहते थे। हमेशा वो कुर्सी पर बैठ के कुर्सी की ताकत की वजह से कहीं ना कहीं थ्रेट देते थे, और उनकी थ्रेट अलग अलग होती थी। 35 को लेकर उनकी थ्रेट होती थी, कश्मीर के हालात को लेकर उनकी थ्रेट होती थी। क्या कांग्रेस को इसी पार्टी के साथ अलायंस करके आगे सरकार बनानी थी? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं था? क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं रह चुकी थी कि वो देश में और रियासत जम्मू कश्मीर में अपने कदमों पे काम करती? कांग्रेस पार्टी इतनी ताकत रखती है कि वो पूरे देश में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है। ठीक, तो फिर ऐसा क्यों हुआ इस टाइम में? इलेक्शंस आ चुके हैं, उससे पहले ही जो पीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं सामने नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने पूरी जम्मू पुंछ लोकसभा की बात की जाए या डोडा कठुआ की सीट की बात की जाए, वहाँ पे उनका कोई चेहरा नहीं नज़र आ रहा है। और कांग्रेस जो है वो एनसी के साथ मिलकर अलायंस कर रही है। कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी का तो पता वहाँ से साफ सी ज़ाहिर तौरों पर दिख रहा है। लेकिन वहीं पर बात की जाए पीडीपी की, तो पीडीपी भी तो इस बार कहीं ना कहीं इनके साथ मिलजुल के ही काम कर रही है, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये। देखिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी। आपको वो दिन याद होगा, और आपके चैनल पे आज भी वो चीज़ पड़ी हुई आपको मिल जाएगी, जब लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के बने थे, उनकी ओथ सेरेमनी में बीजेपी के 25 के 25 गधे मौजूद थे, और उनके वहाँ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अविनाश राय खन्ना जी, अरुण जेटली जी और आरएसएस के सारे बड़े नेता वहां पे मौजूद थे, और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, ठीक, और हुर्रियत का धन्यवाद किया था। तब इनकी देशभक्ति और इनका नेशनलिज्म कहाँ गया था? कश्मीर के अंदर हम लोग कश्मीर के अंदर हम लोग अनंतनाग सीट पे भी पीडीपी और एनसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यह आप बेहतर जानते हो। हमने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया, बारामूला की सीट पे भी अनाउंस कर दिया। जम्मू के अंदर टैक्टिकल अलायंस हुआ है, इस वजह से हुआ है कि जम्मू के लोगों को ज्यादा गुमराह किया गया। बीजेपी के जब पिछली बार नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, जो चौकीदार चोर है, उसने कहा था कि मैं आर्टिकल 370 को हटा दूंगा, 35A को हटा दूंगा, तो 5 साल वो सरकार में थे ना, उन्होंने क्यों नहीं हटाया? उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का काम किया, और खासकर इनकी सरकार में जम्मू के साथ देखो सौतेली माँ का सलूक किया गया। तो क्यों हुआ इनके सौतेली माँ का सलूक? जम्मू का स्टूडेंट्स सड़कों पर रहा। आपने कितने प्रदर्शन यहां कवर किए हैं कि जम्मू का स्टूडेंट सड़कों पर आके अपना विरोध जता रहा है। तो ये जहां तक चौकीदार चोर लिखने का सवाल था, तो केवल हमने लोगों का सहयोग किया है, आम लोगों ने और आम छात्रों ने आके सड़कों पे लिखा है कि चौकीदार चोर है। तो इसमें हमने क्या गलत किया? अगर कोई आदमी गलत है तो उसको गलत कहने में क्या गलत है? और आपने कहा कि 1996 से लेकर 2002 तक उमर अब्दुल्ला जी इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में यूनियन मंत्री थे, तो तब पाक पवित्र हो गए। हाँ, इनकी वॉशिंग मशीन में कोई भी चला जाए तो वो साफ सुथरा धुल के आ जाता है। तो किसी दूसरी पार्टी के साथ अगर वो टैक्टिकल अलायंस भी कर लेता है तो वो गलत हो जाता है। तो पीडीपी के साथ तो हमने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने अगर कैंडिडेट नहीं खड़े किए तो वो उनसे पूछिए ना। हम लोग तो अनंतनाग में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 35 की बात करें यहाँ पे या 370 की, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा था मैं हटा दूंगा, लेकिन बीते हुए 5 वर्षों में नहीं हटाया है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या ये हटा देगी इसको? अभी ये मामला कोर्ट में है, द मैटर इज सब जुडिशियस इन कोर्ट। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, कांग्रेस ये बात तो वहीं पे पहुंच गई ना रकीक जी की, अगर ये फैसला कोर्ट में था तो इसमें फिर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो रहे हैं, जो उनका फैसला वो तो सही है ना, क्योंकि आपका कहना है कि उन्होंने कहा था हटा दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कांग्रेस आ गई क्या वो हटा देगी? तो आप इस पर भी ये जवाब दे रहे हैं कि कोर्ट में फैसला है, तो फिर तो ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हो आप। बिल्कुल डिप्लोमेटिक बात नहीं। जब ये लोग सरकार में थे, जब इन्होंने पिछली बार रैली की थी, तब मैटर इज सब जुडिशियस कोर्ट में नहीं था, तब मामला कोर्ट में नहीं था। इनकी सरकार 4 साल तक चलती है, तब तक भी मामला कोर्ट में नहीं होता।
तो इन्होंने वादा किया था ना, गुमराह तो इन्होंने जनता को किया, गुमराह तो इन्होंने जम्मू के डोगरे को किया, गुमराह तो इन्होंने पुंछ राजौरी के लोगों को किया, तो हमने तो नहीं ना किया। आपको लगता है बीजेपी सिर्फ जम्मू के डोगरों के लिए काम कर रही है, रियासत कश्मीर के कश्मीरियों के लिए काम नहीं कर रही है? अरे जम्मू के डोगरों के लिए भी कहां किया है? महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात करते थे ये, जब कहते थे कि हम जम्मू के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। एम्स के लिए यहां 2-2 महीने तक लंबा एजिटेशन हुआ। आपको लगता है कि जनाब उमर अब्दुल्ला के साथ आपकी जो अलायंस हुई है कहीं ना कहीं उसके बाद वो तो हमेशा 35A पर खड़े हैं कि मैं 35A की वजह से इलेक्शंस में नहीं शमूलियत लूँगा, मैं 35A की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं? क्या लगता है आपको कि अगर कल को ये सरकार सत्ता में आई तो क्या वो 35A को हटाने देंगे अगर कांग्रेस चाहे भी तो? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछिए ना आप। लेकिन सरकार, लेकिन अलायंस तो आपके ना, मिलजुल तो आप ही क्या ना, कांग्रेस का भी तो कहीं ना कहीं इसके साथ हाथ तो है ना, साथ तो है ना। बारामूला की लोकसभा सीट पे हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं। अनंतनाग की सीट पे वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो समझौता तो नहीं ना हुआ, टैक्टिकल अलायंस हुआ। जम्मू की 2 सीटों पे पीडीपी के साथ भी, पीडीपी के खिलाफ भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यहां नई कैंडिडेट खड़ा किया तो वो उनसे सवाल पूछिए ना, इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या गलती है? रामन बल्ला जी जो जम्मू पुंछ लोकसभा से कैंडिडेट हैं, वो तरक्की के नाम के लिए जाने जाते हैं। जम्मू का डोगरा और जम्मू कश्मीर का आदमी रामन बल्ला को इस फेस से जानता है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई मंत्री काम करने वाला मंत्री के नाम से जाना जाता है तो वो रामन बल्ला जाना जाता है। आप गांधीनगर देख लीजिएगा, रामन बल्ला जी के टेन्योर में कितने काम हुए हैं, कितने पार्क बने, कितने स्कूल खुले हैं, और बच्चों के लिए किस तरीके का माहौल बनाया रामन बल्ला जी ने, कितने कोचिंग सेंटर खुलवाए फ्री ऑफ कास्ट, कितनी गली नालियां बनी, कितने बड़े प्रोजेक्ट लगे। इन्होंने तो जम्मू में वादा किया था कि हम आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे, क्या हुआ 5 साल में इनकी सरकार में आर्टिफिशियल लेक का? लोग तो आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीते हुए 70 सालों में कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं किया, मोदी की ने आते ही कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुधार लाए। और रियासत जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू के अंदर एम्स, कश्मीर के अंदर एम्स और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी जो कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है और जम्मू के लिए फ़ख्र की बात है। आप क्या जवाब देना चाहोगे इसका? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, कहा फ़ख्र की बात है। आर्टिफिशियल लेक तो बना नहीं पाए, रोपवेज का तो बना नहीं पाए, नाचरी टनल बना तो कांग्रेस ने बनाया, 2 महीने में तो वो तैयार नहीं हुआ, उसका फीता काटने आगे, उसका रिबन काटने आगे। कटरा रेलवे स्टेशन इन्होंने नहीं बनाया, वो तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसके इनकी सरकार बनने के 15 दिन बाद ये सिर्फ रिबन काटने आगे तो क्या इन्होंने बना दिया? बताइए ना मुझे, कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट? आपने कहा एम्स के लिए जम्मू की जनता 2 महीने सड़कों पे लड़ती रही, तो ये काम किया इन्होंने क्या? मुझे बताओ ना कोई एक वादा जो इन्होंने पूरा किया हो, कोई एक वादा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में आया, मैं सीट पे अगर बैठा अपनी पे, मेरा हमेशा हाथ का निशान होता है, मैं युवाओं का साथ देता हूँ, मैं युवाओं के साथ बढ़ता हूँ। क्या लगता है आपको कि अगर वो सत्ता में आए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 72,000 रुपया सालाना घर घर पहुँचेगा, क्या ये वो पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं सरेआम? ये किस बात की करप्शन हो गई? जब हम देश को बढ़ाने का काम करेंगे, उन परिवारों को 72,000 रुपये देंगे जो बीपीएल की कैटेगरीज में आते हैं, तो ये किस तरीके की करप्शन हो गई? अगर देश को बढ़ाने का काम करते हैं राहुल जी, अगर देश के नौजवानों के हित की बात करते हैं, तो वो कैसे, किस तरीके से करप्शन हो गई? मुझे बताइए ना। अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको आपका खर्चा चलाने के लिए 72,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या करप्शन हो गई? भाई साहब बताइए ना आप ही। बीते हुए पलों में तो राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नजर नहीं आया, इलेक्शन सर पे आ चुके हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लगता नहीं है आपको कि कहीं ना कहीं वोट हासिल करने के लिए वोट बैंकिंग का सहारा है? राहुल जी प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। 3 राज्यों में सरकार बनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 10 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में किसानों के और युवाओं की बात होती है। किसानों की बात आपने यहाँ पे की रखी है जी। जम्मू लोकल एरियाज के अंदर किसान जो हैं वो आज भी परेशानी में मुब्तला हैं। कौन सी उनको इतनी बड़ी सहूलत पहुंची है? किसान आज भी अपने रोजगार के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं और उनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं की जा रही हैं। एक कर्जा माफ़ करने से क्या किसान की सारी तकलीफ़ें, परेशानियां दूर हो जाती हैं? बिल्कुल, कर्जा माफ़ करने से सारी परेशानियां दूर नहीं होती। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो किसान के अंदर सेंटर बनाए गए,
किसानों को हाइब्रिड बीज, हाई क्वालिटी का बीज जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड करवाया जाता था। फर्टिलाइजर हेल जिसे कहते हैं हम लोग, वो प्रोवाइड करवाया जाता था। जो किसान तंगी में था उसका कर्जा माफ किया जाता था। तो इन्होंने 5 साल में क्या किया? किसानों पे लाठी चलवाई, किसानों को मरवाया, ये काम किया। जम्मू में आरएसपुरा में बासमती का काम करने वाले किसानों का हाल इनकी सरकार में क्या हुआ है, ये एक बार आप उन किसानों के बीच में जाके पूछेंगे तो वो आपको इसका बेहतर जवाब देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की, जो मजदूरों की, जो युवाओं की, जो बेरोजगार जनता की बात करती है। कांग्रेस पार्टी हर तबके को, हर रिलीजन को, हर मजहब को, हर जात को, हर तरीके के आदमी को साथ लेके चलने का काम करती है। देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। रविंद्र राणा जी हमेशा बयानबाजी की वजह से अव्वल नंबर पे आते हैं, सफ़ा अव्वल पे उनका नाम होता है। जिस तरह से मीडिया के साथ हमेशा उनकी गुफ्तगू होती है और बड़े बड़े बयान होते हैं उनके, कहीं ना कहीं लोग भी उनके बयान जो हैं उनको साफ जाहिर से तौर पे सुनते भी हैं और कुछ लोग उनके बयानों को की वैल्यू भी नहीं रखते हैं, जैसे कि दिखता है साफ जाहिर से तौर पर। क्या लगता है आपको कि जो उनकी बयानबाजी है इलेक्शंस के दौर में, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हाँ PDP की बात की जाए या NC की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, कुछ नहीं दिया है, देगा तो देगा सिर्फ मोदी की सरकार देगी, और देगी तो देगी सिर्फ मोदी के कैंडिडेट जम्मू से देंगे। बाकी जो बोल रहे हैं ये सिर्फ झूठे वादे हैं, वोट बैंकिंग के लिए है। कोई भी ऐसा काम काज इन्होंने बीते 70 सालों से आज तक नहीं किया। ये आगे क्या करेंगे? जिस इंसान ने बीते 5 वर्षों में हिंदुस्तान के अंदर तरक्की की है, अगर उसे आते 5 वर्ष और दिए जाएं तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल इंडिया है ये हकीकती तौर पर एक दिन पूरा डिजिटल इंडिया बन के रहेगा। सुनिए मेरी बात, जब आप इस बार उनके पास जाए ना तो उनसे पूछिए कि इस 70 साल में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 96 से 2002 में वाजपेयी जी के रहे, इस देश के प्रधानमंत्री 5 साल उन्होंने पूरे किए, मोदी जी ने 5 साल पूरे किए, तो पीछे बच के 60 साल। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? 60 साल बचते हैं ना। तो उसमें जनता दल यूनाइटेड ने भी सरकार चलाई, उसमें और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सरकार चलाई। तो कांग्रेस के नाम पे 70 साल आपने कैसे थोप दिए? जब देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। इस सुई को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। इस देश को मिसाइल का देश बनाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान है। सेना को बड़े बड़े जहाज देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, बुलेट प्रूफ देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये बातें होती हैं जो सेना के लिए नहीं बोली जाती, क्योंकि हम सेना को राजनीति में नहीं घसीटते। श्री इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनवा दिया, तो हम लोग तो वो बात भी नहीं ना करते। क्यों? कि कांग्रेस पार्टी सेना को राजनीति के साथ नहीं जोड़ती। और अगली बार जब आप रविंदर जी से मिलें तो उनसे ये भी पूछिए कि युद्धवीर सेठी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अकबर लोन ने भी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आज कांग्रेस के अलायंस उन्हीं के साथ है जो ऐसे देशद्रोही नारे दे रहे हैं। हमारा टैक्टिकल अलायंस है। हमने कहा ना, बारामूला में हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अनंतनाग में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने तो असेंबलीज में किस तरीके के नारे लगाए, इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने तो उस बात का विरोध भी किया, हम लोग सड़कों पर भी आए, धरना प्रदर्शन भी किया। तो रविंद्र राणा तो असेंबली में थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने FIR नहीं उन पे दर्ज करवाई, तो क्यों? निर्मल सिंह जी बुरहान वानी को कंपनसेशन देने की बात करते हैं और बुरहान के साथ जो एक दहशतगर्द था, जो एक टेररिस्ट था, उसके साथ बुरहान वानी जी करके लगाते हैं। तो रविंदर जी से पूछिए ना ये सवाल भी। युद्धवीर सेठी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं पूछते आप? मीडिया तो चौथा पिलर है भाई साहब। मानते हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, मानता हूँ ये मैं बात आपकी। कहीं ना कहीं इलेक्शंस का दौर आ चुका है। जो इस वक्त NC है, कांग्रेस की बात की जा रही है, वो फाइट करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं वो सामने नज़र आ रही है। और PDP की बात की जाए तो वो तो हट चुकी है। लेकिन अगर BJP की इस वक्त बात की जा रही है तो क्या लगता है कि BJP की कमर जो टूटी हुई है वो किस तरह से है? बीजेपी की आपने खुद कह दिया, मतलब आजकल मीडिया भी सच बोलने लग गया पूरे तरीके से। मीडिया आजकल अपना काम सही तरीके से कर रहा है। कमर तो टूट गई है, चिंता मत कीजिएगा। 23 मई को ये जिन 5 सीटों पे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो 5 की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे। और 6ठी सीट पे, फारूक अब्दुल्ला की सीट पे हमारा टैक्टिकल अलायंस है, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आ गई और हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे।
जम्मू पुंछ लोकसभा की सीट की बात करूं तो हम 3 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, और उधमपुर डोडा लोकसभा सीट की बात करूं तो वो भी हम लोग तकरीबन 3 लाख से वो भी चुनाव जीत जाएंगे। आप मेरी बात याद रखिए, आज बीजेपी के पास पोलिंग बूथ एजेंट नहीं है, इतना हाल खराब है इनका। जिस दिन चुनाव होगा मेरे पास आ जाना, मैं आपको बहुत सारे ऐसे बूथों पे लेके चलूंगा जहां पे आपको बीजेपी का एजेंट नजर नहीं आएगा। चिंता मत कीजिए। 23 मई भारतीय जनता पार्टी देश से गई, और ये नरेंद्र मोदी और ये रंगा बिल्ला अमित शाह और मोदी जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, चिंता मत कीजिएगा, 23 मई के बाद जेल में जाने वाले हैं। जितने स्कैम इन्होंने किए हैं ना, वो सारे देश की जनता जानती है। इन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम किया है, और जनता इस बार जवाब देगी। और मैं जितना भी फर्स्ट टाइमर वोटर्स है, आज माहौल है, फर्स्ट टाइमर वोटर्स कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, राहुल जी के साथ खड़ा है, चाहे वो एनएसयूआई की शक्ल में हो, यूथ कांग्रेस की शक्ल में हो, या आम स्टूडेंट्स की शक्ल में हो, आम यूथ की शक्ल में हुआ, क्योंकि वो परेशान हो चुका है। उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छी तालीम चाहिए, उसको अपने घर परिवार को सुधारना चाहिए। बीपीएल वाला आदमी परेशान है, राशन तक बंद कर दिया इन्होंने बीपीएल का। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो सब्सिडी पे चीनी मिलती थी, जो शुगर मिलती थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो बंद कर दी गई। जुगल किशोर जी का तो लापता सांसद रहा है। कल मोदी जी ने आप पूरे भाषण में एक बात कही कि जम्मू पुंछ के लिए 4 लाइंस बना दी, तो भैया अखनूर से आगे जाके देखिए 4 लाइंस बनी है कहीं पे? अखनूर से आगे जाके देखिए ना, 4 लाइंस बनी है। तो मोदी जी ने सफेद झूठ कल भी जनता के सामने बोला है, और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम 4 लाइंस का जो बनाने का काम, वो देखिए 4 लाइंस का काम किस समय में शुरू होना था, वो तो हमारा प्रोजेक्ट था। तो यहाँ 5 साल सरकार में भी रह के इन्होंने उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करा पाए, तो ये क्या करेंगे? आप अखनूर से आगे जाके देखिए कि कल जो नरेंद्र मोदी ने बोला है, वो 4 लाइंस का काम अभी वहां पे नहीं है, और 4 लाइंस नहीं बनी हुई है। इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है? वो तो झूठा है, चौकीदार तो चोर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी, ये थे मेरे साथ रकीक अहमद खान, जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इनका एक ही स्लोगन है अब की डेट में कि चौकीदार चोर है। जिस तरह से कई सारे मेरे सवालात थे, कई इल्ज़ामात भी आयद किए गए इन पे, लेकिन इन्होंने अपने सवालों का मुझे मुकर्रर सा जवाब दिया कि जिस तरह से बात की जाए 4 लाइंस की, या जिस तरह से बात की जाए बीते हुए 5 वर्षों की रियासत जम्मू कश्मीर, सूबा जम्मू की बात की जाए, या फिर सूबा कश्मीर की बात की जाए, तो क्या दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने? क्या कुछ युवाओं के बीच में लाके उन्होंने खड़ा किया? एम्प्लॉयमेंट की रेट की बात की जाए, या बीती हुई सरकार में जो गरीबों के हक और हित की बात की जाए, फिलहाल वो चीज़ें तो सामने नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा बयान था कि 30 तारीख को अब की बार मोदी की सरकार नहीं होगी, और 30 तारीख को मोदी की जो सरकार है उसका आखिरी का दिन होगा। ये बड़े बड़े अल्फाजों में इन्होंने हम लोगों तक ये बात पहुंचाई है। और आप जो मेरे लाइव में व्यूवर्स सुन रहे हो, या जम्मू कश्मीर से जितने भी लोग जुड़ चुके हो, या आप लोगों तक एक बहुत बड़ा बयान भी एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के, को राहुल जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की, ये मैं आपको बता देता हूँ जी। जिस तरह से को ये गए, और 30 तारीख को राहुल जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। ये पूरे देश का युवा राहुल जी के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से सियासत को लेकर अलग अलग सुर्खियां बनी जा रही हैं, बीजेपी से अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग, और कांग्रेस से अलग, जिस तरह से इनका फरमाना है कि 30 तारीख को वो शपथ भी ले लेंगे कहीं ना कहीं। अब ये आता वक्त और आता समय और आता टाइम और आती जनता ही बताएगी क्या वाकया ही में वो 30 तारीख को इस चीज़ का शब्द लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो रकीक अहमद खान ने बातें की हैं वो सिर्फ अल्फाज ही बन के रह जाएंगे। वक्त का इंतज़ार कीजिएगा, वक्त पे सब चीज़ें, कि जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखता है कि इस बार जो आवाम है वो अपने हक को सही तरीके से चुनेगी। आप देख रहे थे अर्थ न्यूज़ नेटवर्क, वीडियो जर्नलिस्ट सियासत चौहान के साथ आमिर सुहेल खान, जम्मू।